हेलो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में आप सबका स्वागत है। आज तारीख है 10 सितंबर और आज की तारीख जानी जाती है वर्ल्ड सुसाइड प्रिवेंशन डे के नाम पर भी। सुसाइड एक गंभीर मुद्दा है और मुझे लगता है कि इसके ऊपर खुल के बातचीत होनी चाहिए। और मैं पर्सनली भी ये मानती हूँ कि वी कैन हील एनीथिंग विद एक्सप्रेशन, नॉट विद सप्रेशन। बहुत सारी केस स्टडीज़ में ये आया है कि सुसाइड करने वाला बहुत डिप्रेशन में है और वो खुद को एक्सप्रेस कर ही नहीं पा रहा है। इसलिए मुझे लगता है कि ये वो टॉपिक है जिस पे हमें खुल के बात करनी चाहिए, क्योंकि ये किसी तरह का सिन नहीं है, ये एक मेंटल हेल्थ इशू है और मेंटल हेल्थ इलनेस को हम ट्रीट कर सकते हैं। उसके अलग अलग तरीके हैं हील करने के, और हो सकता है कि आज का हमारा ये डिस्कशन किसी के लिए यूज़फुल हो और हमारी नॉलेज तो बढ़ेगी ही, बट हो सकता है किसी के लिए ये बहुत यूज़फुल हो। तो आइए बात करते हैं आज के इस टॉपिक की। टॉपिक है सुसाइड, आत्महत्या। देखिए, जब भी हमें कभी ऐसी न्यूज़ मिलती है हमारे किसी रिश्तेदार से, हमारे किसी फ्रेंड से, हमारे रिलेटिव से, या फिर किसी सेलिब्रिटी की ऐसी खबर सुनने में आती है, या किसी ऐसे व्यक्ति की जिसे हम अपना रोल मॉडल मानते हैं कि उन्होंने सुसाइड कर लिया, तो जैसे वो दुख हम खुद में फील करते हैं। हमें लगता है कि ये क्या हो गया, ऐसा नहीं होना चाहिए था, ये कोई सही समय नहीं था उनके जाने का, ये अननेचुरल डेथ है। सही मायने में ये अननेचुरल डेथ ही है। अगर हम अननेचुरल डेथ की बात करें तो वेस्टर्न कंट्रीज़ में अननेचुरल डेथ का जो रीज़न रहता है वो रोड एक्सीडेंट रहता है। बट अगर हम अपने देश की बात करें, हम एशिया की बात करें और स्पेशली इंडिया की बात करें, तो उसमें जो अननेचुरल डेथ का रीज़न सुसाइड रहता है। और लगभग पूरे विश्व में 8 से 9 लाख लोग हर साल सुसाइड करते हैं। और सिर्फ अगर हम अपने देश की ही बात करें तो हिंदुस्तान में ही केवल 1,32,000 लोग, अप्रॉक्सीमेट 17% लोग जो सुसाइड करते हैं। ये ज़िंदगियां बचाई जा सकती हैं। और अगर देखा जाए, कोई एक ज़िंदगी जब ख़त्म होती है तो उसके 10 से 15 लोग नज़दीकी होते हैं जो उसके जाने का इम्पैक्ट झेलते हैं। वो चाहे वो साइकोलॉजिकली हो, मेंटली हो, फाइनेंशियली हो, ये पीड़ा वो भी फील करते हैं। ये तो सुसाइड की बात है जो आत्महत्या कर लेते हैं, पर जो हर साल सुसाइड अटेम्प्ट करते हैं उनका आंकड़ा इससे भी ज़्यादा है। करीब 90 लाख लोग ऐसा करते हैं। और जब भी कोई ऐसी खबर आती है तो आमतौर पर हम लोग रिएक्शन देते हैं, गुस्सा करते हैं, या फिर उनकी फैमिली के प्रति सहानुभूति का भाव दिखाते हैं। बट इसको रोकने के लिए हम पर्याप्त कदम नहीं उठाते। जैसे कि अभी कोविड आके गया, या फिर कोई भी बीमारी आती है तो आम इंसान, गवर्नमेंट सब मिलकर उसको ओवरकम करने की कोशिश करती हैं। पर कुछ सोशल स्टिग्मास के कारण कि ये पाप है, या फिर ये उनका कुछ पर्सनल इश्यूज़ रहा है, या फिर ये कहा जाता है कि ये एक सेल्फिश एक्ट है, बुज़दिली का कदम है, ऐसा कहना कई हद तक मुझे ठीक नहीं लगता, क्योंकि इस पे सोचने का नज़रिया थोड़ा सा अलग है। और अभी तो इस टॉपिक पे बात होती भी है। कुछ समय पहले इसे जुर्म माना जाता था, इसे कहा जाता था, इसके लिए कुछ फ़ाइन था, 1 साल की सज़ा थी। बट 2014 के इस टॉपिक पे डिस्कशन के बाद इसे डीक्रिमिनाइजेशन करने की कोशिश की गई है। और 2018 में ऑलमोस्ट इसके ऊपर इस कानून में डिबेट के बाद में कुछ मॉडिफिकेशन भी किए गए हैं। चलिए, ये तो लीगल मैटर है, बट अगर नॉर्मली भी देखें तो ये एक मेंटल इलनेस इश्यूज़ है, और इसको रोकने के लिए हमें सबसे पहली बात है कि इसका कॉज समझने की ज़रूरत है। तो आज हम बात करते हैं कि इसके आखिर क्या रीज़न्स हैं, सामाजिक सोच इसके बारे में क्या है और इसको कैसे रोका जा सकता है। सबसे पहले तो इसकी वजह क्या है। वजहों का कारण अगर मैं आपको बताऊं कि जो नेशनल क्राइम ब्यूरो की रिपोर्ट है उसके अकॉर्डिंगली बहुत सारे रीज़न्स हैं। मैक्सिमम आपकी फैमिली इश्यूज़, फैमिली प्रॉब्लम्स, आपका मैरिज रिलेशनशिप इश्यूज़,
डाइवोर्स, लव अफेयर, अकेलापन, एग्ज़ाम में फ़ेल हो जाना, ये मैक्सिमम इश्यूज़ हैं जो कि इसकी तरफ व्यक्ति को धकेलते हैं। अगर भारत में ही देखें तो हर रोज़ एक जो व्यक्ति आत्महत्या करता है वो स्टूडेंट होता है। फेलियर्स को झेलने की क्षमता नहीं है, या उसको फेलियर्स को देखने का नज़रिया उनका अलग है। इसके अलावा और भी इश्यूज़ हैं, जैसे कुछ फिज़िकल अब्यूज़ है, रेप है, या फिर कोई व्यक्ति जो बहुत समय तक एक बीमारी से ग्रसित है उससे मुक्त होना चाहता है। ये सब रीजंस भी हैं। बट ऐसा क्या होता है कि व्यक्ति एंजाइटी, डिप्रेशन या स्ट्रेस में चला जाता है? ऐसा आखिर उसके साथ क्या होता है कि वो अपनी ज़िंदगी को ही ख़त्म करने की कोशिश करता है? तो आइए समझते हैं ये डिप्रेशन के बारे में। डिप्रेशन पे एक सोशल स्टिग्मा है कि डिप्रेशन सिर्फ कुछ समय की उदासी है, मूड स्विंग होना नॉर्मल है। ये एक हद तक नॉर्मल है, 1-2 दिन अगर उतार चढ़ाव आपके मूड में रहता है तो ठीक है। पर अगर कोई व्यक्ति 6 से 14 दिन तक, मान लीजिए 6 से 2 हफ्ते तक ऐसी उदासी में रहता है तो इसको नॉर्मल कंसीडर नहीं किया जा सकता। ये डिप्रेशन के लक्षण हैं। इसके साथ साथ उसके अंदर कुछ गिल्ट महसूस होता है अपने प्रति, नेगेटिव थॉट्स आने लगते हैं, वो खुद को हेल्पलेस, होपलेस, वर्थलेस महसूस करने लगता है। बस ऐसा सोचना कि अब मैं कुछ नहीं कर सकता, अब इस ज़िंदगी को ख़त्म कर देना चाहिए, ऐसे ख़यालों का आना ये डिप्रेशन के लक्षण माने जाते हैं। और बायोलॉजिकली अगर इसको देखा जाए तो हमारा न्यूरो ट्रांसमीटर का घट जाना, बेसिकली वो प्रॉपरली काम नहीं करना, उनका घट जाना, वो भी एक कारण है। हमारी बॉडी में कुछ केमिकल रिलीज़ होते हैं। सबसे इम्पॉर्टेंट है एक हार्मोन या केमिकल आप कह लीजिए, जिसको कहा जाता है सेरोटोनिन। ये वो केमिकल है या हार्मोन है जिसके कारण हमारा इमोशन बैलेंस ठीक रहता है। अगर ये कम हो जाए और ये बढ़ जाए, अगर बढ़ जाए तो आप स्टेज जिसे हम कहते हैं साइकोसिस, और घट जाए तो डिप्रेशन की फीलिंग आती है। बढ़ जाएगा तो खूब आनंद की फीलिंग, और अगर घट जाए तो ऐसा उदासी का आपको फील होगा। इसके साथ साथ और भी हैं, जैसे कि हम हैप्पी हार्मोन्स की बात करते हैं। डोपामिन नाम का एक हार्मोन रिलीज़ होता है हमारे अंदर जो कि खुशी का भाव देता है। हमारे ब्रेन में एक स्ट्रक्चर है जिसे हम लिम्बिक सिस्टम के नाम से जानते हैं, और इसका स्पेशली काम है कि हमारे इमोशन, ह्यूमन बिहेवियर, मोटिवेशन, मेमोरी फॉर्मेशन में हेल्प करना। इसका खास काम है कि हम इमोशन को पैदा करना और याददाश्त को बनाए रखना। न्यूरोट्रांसमीटर के कम हो जाने पे हमारा सोचना, हमारे इमोशंस के ऊपर एक तरह से कह लीजिए काला पर्दा पड़ जाता है, और वो मोटिवेशनल थॉट्स, वो खुशी का भाव आना बंद कर देता है। तो उस टाइम पे इंसान की ज़िंदगी में ऐसी चीज़ें आती हैं खुद के प्रति कि मैं फेलियर हूँ, मैं ज़िंदगी में कुछ नहीं कर सकता, जीने का कोई हक नहीं, या फिर ये भी कह सकती हो कि अगर किसी तरह का छोटा मोटा रिजेक्शन भी आता है तो वो फेस नहीं कर पाता। और डिप्रेशन एक आप कह सकते हैं कि एक व्यक्तिगत मामला नहीं है, ये एक सामाजिक मामला भी है, क्योंकि सिचुएशन तो अलग अलग हैं। कोई भी सिचुएशन आ सकती है, एग्ज़ाम में फ़ेल हो सकते हैं, फाइनेंशियल आ सकता है, कोई लव्ड वन, नज़दीकी की डेथ का इशू बन सकता है, या खुद का ही हेल्थ इशू, या फिर कोई लीगल इशू, या फिर बुली किया जाना, कोई भी इशू हो सकता है। पर इसके ऊपर ध्यान देने की बात है। देखिए, अभी परिस्थितियों, इसके ऊपर हम आएंगे कि इसको कैसे हैंडल करना है, बट एक छोटी सी बात मैं कहना चाहूँगी। परिस्थितियाँ बहुत सारी हैं, मान लीजिए कोई भी इशू हमारे पास आ रहा है, पर उस परिस्थिति से हमारे लड़ने का मैकेनिज़्म कैसा है। हमने हार्मोन्स की बात कर ली कि इन रीज़न से इफ़ेक्टिवली हम उनसे लड़ नहीं पाते, पर अगर हम खुद पे इतना ध्यान रखें कि हमारा मैकेनिज़्म कैसा है लड़ने का, जैसे अगर कोविड के टाइम पे भी अगर आपका इम्यूनिटी स्ट्रॉन्ग है तो आप कोविड से लड़ के रिकवर कर जाएंगे, बट अगर आपकी इम्यूनिटी कमज़ोर है तो आपके लिए प्रॉब्लम्स बढ़ जाएंगी। उसी तरह ये परिस्थितियाँ, ये डिप्रेशन कभी भी आ सकता है।
हो सकता है कि बहुत बड़ी परिस्थिति आपके सामने आए, बट आपका उनसे लड़ने का मैकेनिज़्म कैसा है। अगर बड़ी से बड़ी परिस्थिति आई पर मैकेनिज़्म आपका लड़ने का स्ट्रॉन्ग है तो आप उसे ओवरकम कर लेंगे। और ये भी हो सकता है कि परिस्थिति इतनी बड़ी नहीं है, जैसे कि हम पर्सनालिटी डिसऑर्डर में अभी बात करेंगे कि कोई छोटी सी बात भी, एक छोटी सी रिजेक्शन भी कारण बन सकती है आपका सुसाइड का। तो इसी तरह अभी हम बात करेंगे पर्सनालिटी डिसऑर्डर की। अब इसमें क्या होता है, पर्सनालिटी डिसऑर्डर भी एक कॉज है, एक रीज़न है सुसाइड अटेम्प्ट करने के। उसमें क्या होता है कि हम में से कुछ लोग और कुछ लोग के बजाय मैं कहना चाहूँगी आप बहुत सारे लोग एम्बिशियस हैं और बहुत अग्रेसिव होते हैं, बहुत इम्पल्सिव होते हैं, बट उनका अंदर से वो इमोशनली बहुत सेंसिटिव होते हैं। अगर किसी भी तरह की छोटी मोटी रिजेक्शन भी आ जाती है तो उनको वो बर्दाश्त नहीं कर पाते, तो अंदर ही अंदर उथल पुथल चलती रहती है इमोशनल लेवल पे। तो वो अपने आप को ही हार्म पहुंचाने की कोशिश करते हैं। हो सकता है कोई उनके लिए बड़ी बात है, बट उस समय वो खुद को ही हार्म पहुंचाएं, बहुत सारी मेडिसिन खा लें, अपना हाथ की नसें काट लें। तो पर्सनालिटी डिसऑर्डर का एक पार्ट है जो कि भूमिका अदा करता है सुसाइड में। और इसके अलावा रीजंस तो मैंने जैसे पहले बताया बहुत सारे हो सकते हैं, बट सबसे पहली बात, अभी तो प्रॉब्लम आ गई है हमारे पास, अभी हमें सोल्यूशन की तरफ ज़्यादा फोकस करना है। तो हम ऐसा क्या करें कि हम इसे रोक सकें, क्योंकि सबकी ज़िंदगी बहुत ज़रूरी है। अगर मैं इसके ऊपर एक थोड़ा सा व्यू डालूँगी स्पिरिचुअल एस्पेक्ट साइड से भी, क्यों उसमें भी ये कहा जाता है कि नहीं करना चाहिए, आत्महत्या नहीं करनी चाहिए, उसका रीज़न है। अभी बात करते हैं हम कि कैसे रोका जाए। देखिए, अगर किसी व्यक्ति को हार्ट अटैक होने के चांसेस हैं तो उसके लिए हमें पहले ही प्रिकॉशंस लेते हैं डॉक्टर्स, जैसे कि उन्हें डायबिटीज़ ना हो या बीपी उनका ठीक रहे, प्रॉपर एक्सरसाइज करें, मोटापा ना हो। तो क्या करता है वो, रिस्क फैक्टर हार्ट अटैक के कम कर देता है। इसी प्रकार अगर हमें ये फील होता है कि हमारा कोई नज़दीकी या जिनसे भी हमारी जान पहचान है, बातचीत करते में डिप्रेशन के लक्षण आ रहे हैं, तो आप उनके लिए कनेक्ट कर सकते हैं डॉक्टर्स के साथ में। इसमें भी डॉक्टर्स भी जब आप इससे रिलेटेड बात करते हैं तो इसके बारे में भी थोड़ी नॉलेज होनी चाहिए कि दो तरह से आप इस मेंटल हेल्थ को रिजॉल्व कर सकते हैं। एक तो अगर आप देखेंगे तो इसको हैंडल करते हैं साइकेट्रिस्ट और दूसरे होते हैं साइकोलॉजिस्ट। तो जो साइकेट्रिस्ट होते हैं प्रॉपर ट्रीटमेंट देते हैं, ये मेडिकली इवॉल्व हैं, जैसे कि MBBS करके MD करके क्लिनिकली एक्सपर्ट होते हैं, मेंटल एंड फिजिकल हेल्थ एक्सपर्ट होते हैं। लैब इन्वेस्टिगेशन के बेस पे ये आगे व्यक्ति को पूरा ट्रीटमेंट देते हैं और साथ के साथ ये आपको थेरेपी भी देते हैं। और उसके साथ साथ जो साइकोलॉजिस्ट है, साइकोलॉजिस्ट मेडिकल डॉक्टर नहीं होते, पर ये मेंटल हेल्थ एक्सपर्ट होते हैं। ये दवा नहीं देते, बट इनका जो मेन काम होता है साइकोथेरेपी देना, यानी कि मोटिवेशनल थॉट, सुसाइड को रोकने में इनका इम्पोर्टेंट रोल अदा करते हैं। तो आप चाहें तो डॉक्टरी ट्रीटमेंट भी ले सकते हैं। और एक और मिथ है कि अगर डिप्रेशन से रिलेटेड हम मेडिसिन्स लेते हैं तो इसका साइड इफ़ेक्ट होता है, तो नहीं, ऐसा भी नहीं है। इनकी मेडिसिन्स थोड़ा लॉन्ग टर्म चल सकती हैं, 1 साल तक चल सकती हैं, पर उसके बाद अगर आपके पास ऐसी सिचुएशन आ जाए कि आप इस डिप्रेशन जैसी चीज़ से बाहर निकल जाए तो ये तो बहुत अच्छा है ना। तो ऐसा भी नहीं है कि ये बहुत देर तक चलती रहेगी और इसका आपको साइड इफ़ेक्ट होगा। साथ के साथ आपको थेरेपी भी मिलती रहेगी, तो आप इस प्रॉब्लम से बाहर निकल सकते हैं। दूसरा, मैं आपको बताना चाहूँगी कि इसको मेडिकल ट्रीटमेंट तो है, इसके अलावा हम क्या कर सकते हैं कि हम ऐसी प्रॉब्लम्स से छुटकारा पा सकें। पहली बात कि जैसे मैंने एक हार्मोन का जिक्र किया, डोपामाइन या फिर सेरोटोनिन जो है, ये केमिकल हमारी बॉडी में बनना ही चाहिए। तो
कुछ ना कुछ अपनी ज़िंदगी में फ़िज़िकल एक्टिविटी ज़रूर ऐड करें। फ़िज़िकल एक्टिविटी में रनिंग हो सकता है, ज़ुम्बा हो सकता है, डांस हो सकता है, जो भी। इनिशियली तो आपको ऐसा फ़ील होगा, मोनोटोनस आएगी या फिर ऐसा फ़ील होगा कि नहीं करना है, मन नहीं कर रहा। बट जब आप इसे अपनी ज़िंदगी में ऐड करेंगे तो ऑटोमेटिकली ये ऐसे हार्मोन जनरेट करेगा जो कि आपको डिप्रेशन से थोड़ा दूर ले जाएंगे। आपके अंदर खुशी के हार्मोन ऑटोमेटिकली जनरेट होंगे। इसके अलावा एक चीज़ है कि आप एक्सप्रेसिव रहें। आपके पास में कोई ना कोई ऐसे लोग होने चाहिए, आपका चाहे वो आपके पेरेंट्स हैं, नहीं पेरेंट्स है तो आपका फ्रेंड सर्कल, 2 3 4 लोग ऐसे आपके होने चाहिए जिसके साथ में आप खुल के अपनी बात कर सकें, जो कि आपको पता है कि आप यहाँ पे बेझिझक कुछ भी बोल देंगे। क्योंकि क्या होता है, जब वो बातें हम बोल देते हैं, वो चीज़ें, वो इमोशंस जो हमने अंदर ब्लॉक करके रखे हैं, जब वो निकल जाते हैं तो वो ठीक रहता है। बट जब वो हम अंदर ही अंदर घुटते रहते हैं तो वो कहीं ना कहीं आप कह लीजिए कि बीमारी के तौर पर हमारे सामने आता है। और साइकोसोमेटिक समस्याओं के तौर पे आप इसे देख सकते हैं कि जो कि शुरू तो मन के लेवल पे होती हैं, पर इसका धीरे धीरे असर बॉडी पे आता है। फॉर एग्ज़ाम्पल एक चीज़ जोड़ना चाहूँगी मैं, अगर कोई बहुत अपनी बातों को दबा के रखता है, वो कहता है कि नहीं मैं बोल नहीं पाता, सप्रेस कर रखा है, बातों को एक्सप्रेस कर नहीं पाता है, तो क्या होता है, इससे कहीं ना कहीं अंदर घुटन होती रहती है। अपनी बात नहीं बोल पाने के कारण आप कह लीजिए कि आपका थॉट चक्रा भी ब्लॉक हो जाता है। तो अगर थॉट चक्रा ब्लॉक है तो आप कह सकते हैं कि आपको थायराइड जैसी प्रॉब्लम होना लाजमी है। स्ट्रेस है, आपने अंदर दबाया, मन के लेवल से शुरू हुआ बट वो फिज़िकली लेवल में भी आपको नज़र आएगा। ठीक है, तो आपके पास में कुछ ऐसे लोग होने चाहिए। देखिए, इसमें भी रिलेशनशिप में भी ऐसा होता है कि कुछ रिलेशन होते हैं कंडीशनल लव के और कुछ होते हैं अनकंडीशनल लव के। तो स्पेशली आपके पास वो अनकंडीशनल लव के रिलेशनशिप जहाँ पे आप कुछ भी बोले, आपको रिवर्ट में उनको कुछ नहीं देना है, तो ऐसे रिलेशनशिप्स आप 1-2 रखिए और वहाँ पे बोलिए। इसके साथ साथ एक्सप्रेसिव अपनी भावनाओं को व्यक्त करना आपको आना ही है। नहीं आप किसी से बात कर सकते, आप एक जर्नल लिखिए डेली बेसिस। भले ही लिखने के बाद आप उसे फाड़ कर फेंक दीजिए, बट जितना गुस्सा, जितना कुछ आपने अंदर दबा रखा है, उसको अपने पेपर पेन लेकर सब कुछ लिखिए। जितना कुछ लिखना चाहते हैं, जिस व्यक्ति के प्रति आपको कुछ द्वेष है, कुछ परेशानी है, आप लिखिए और फिर आप उसे फाड़ कर फेंक दीजिए। और देखने में ये भी आया है कि जो लोग स्पिरिचुअली अलाइन होते हैं या फिर रिलीजियस एक्टिविटी में पार्टिसिपेट रखते हैं, उनमें ये सुसाइड की रेशो काफ़ी कम है। इसका एक कारण ये भी है कि वो सोशली एक्टिव रहते हैं, उनका सोशल लाइफ रहता है, या स्पिरिचुअल लोगों के कुछ समुदाय ग्रुप रहते हैं जिनसे वो टाइम टू टाइम मिलते रहते हैं। तो अगर किसी भी तरह का इमोशनल बैकेज उनके साथ में चल रहा है तो टाइम टू टाइम आपस में डिस्कस करके या फिर वो पॉजिटिव थॉट्स के साथ, या जब भी बात करते हैं किसी एक पॉजिटिव चीज़ के ऊपर बात करने पे वो चीज़ें रिलीज़ होती रहती हैं। और सोशल एक्टिविटी इसीलिए बहुत ज़्यादा रोल अदा भी करती है। अकेलेपन में आप क्या करते हैं कि सिर्फ अंदर ही अंदर सोचना, चलना, ये चलता रहता है। बट जब आप मिलते हैं, सोशली एक्टिव होते हैं, तो आप अपने मन में जो बात है आप एक दूसरे के साथ शेयर भी कर सकते हैं। दूसरा, कहीं ना कहीं मेरा मानना ये भी है कि स्पिरिचुअलिटी को अगर आप देखें या फिर अगर आप आस्था की भी बात करें, जब आपकी किसी के ऊपर आस्था होती है तो एक तरह से आपके मन में ये भाव रहता है कि जो कोई है जो कि मेरे लिए बैठा है, देख रहा है और मेरे साथ कुछ गलत नहीं होगा, ठीक होगा, जो होगा ठीक होगा। एक तरह से वो नॉलेज के थ्रू क्लैरिटी आती जाती है। एक साइंटिस्ट रहे हैं जिनका नाम था विलियम जेम्स, जिन्होंने कहा कि वो एक तरह से कह लीजिए प्रैग्मामेटिक फिलोसोफर है। प्रैग्मामेटिक मतलब कि जो चीज़ उपयुक्त है, जो चीज़ फ़ायदे की है, उस चीज़ को चूज़ कर लेना। तो ये एक मुद्दा ईश्वर है या नहीं है, आगे की यात्रा क्या है, इसके बारे में आप जानना चाहें तो बिल्कुल आपको इन टॉपिक्स पे भी बहुत कुछ मिलेगा। बट उन्होंने एक सिंपल लाइन कही कि इस पे
ईश्वर है या नहीं, इसमें अगर मैं चूज़ करूँ तो मुझे लगता है कि ईश्वर है मानना या आस्था रखने में ज़्यादा फ़ायदा है, इंस्टेड कि ये माना जाए कि कोई नहीं है। ये बिल्कुल उसी तरह है जैसे कि एक छोटा बच्चा है और उसको पूरा विश्वास है अपने पेरेंट्स के ऊपर, और जब भी कोई सिचुएशन आएगी उसको कुछ भी हैंडल नहीं करना है, सिर्फ पेरेंट्स की तरफ देखना है और पेरेंट्स अपने आप ही सारी चीज़ें उनको स्मूथ करके दे देंगे। ये बिल्कुल उसी तरह है कि अगर हमारी आस्था है तो हमें एक तरह से एक श्योरिटी रहती है कि कोई है और सब कुछ ठीक रहेगा। तो जिसमें आपका फ़ायदा है मुझे भी लगता है कि वो चूज़ करना चाहिए। और स्पिरिचुअल एस्पेक्ट के तौर पे मैं आपको बताना चाहूँगी कि बहुत सारे पास्ट लाइफ रिग्रेशन थेरेपिस्ट हैं जिन्होंने इस टॉपिक के ऊपर, जब पास्ट लाइफ करते हुए इस टॉपिक का जिक्र हुआ, उसमें उन्होंने केस स्टडीज़ में आया कि पिछले सुसाइड किए, उसका इफ़ेक्ट वो अपनी इस लाइफ में भी देख रहे हैं। और कहीं ना कहीं जब अगर हम इस लाइफ में आए हैं, इसकी ये एक पूरी एक जर्नी है हमारी, अगर इस लाइफ में आए हैं तो हम बिना पर्पस के तो हम अपनी लाइफ में ही कुछ नहीं करते। तो हम इस लाइफ में भी आए हैं, हमने जन्म लिया है, तो इसके पीछे कुछ रीज़न्स है, कुछ लेसन लर्न करने आए हैं। तो जब भी हम सामने ये देखें कि मुसीबत आ गई है और वो मुसीबत का सामना नहीं करें तो वो लेसन हमारा लर्न नहीं हुआ। तो जब वो लर्न नहीं हुआ तो चाहे हम सुसाइड करें या फिर किसी तरह से भी हमारी डेथ हो जाए, अगर हमने वो जो लेसन लर्न करना था अगर नहीं किया तो हमें दोबारा से एक बार फिर से रिकारनेट होना पड़ेगा और फिर से आके अपने वो लेसन को लर्न करना पड़ेगा, क्योंकि कहीं ना कहीं वो हमारी सोल की एवोल्यूशन भी है। जैसे कि एक बच्चा जब फर्स्ट क्लास की स्टडी कंप्लीट कर लेता है तो ऑटोमेटिकली वो सेकंड में ही जाएगा, उसको बैक गियर नहीं है। बट अगर आपका किसी भी कारणवश फर्स्ट क्लास कंप्लीट ही नहीं हुआ और आप आगे पढ़ना चाहते हैं तो आपको वो कहीं ना कहीं फर्स्ट क्लास कंप्लीट करके फिर ही सेकंड में एडमिशन मिलेगा। ये लाइफ की जर्नी भी ऐसे ही है। और इसके ऊपर एक चीज़ और कहना चाहूँगी, ये एक गंभीर मुद्दा है, हमें हमेशा दूसरों के लिए भी कुछ करते रहना चाहिए। अगर मान लीजिए मन में बहुत उदासी है और आपको लगता है कि आपके पास कोई नहीं है, किसी से नहीं कर सकते, पर आप कुछ ऐसी एक्टिविटीज़ कीजिए, जैसे कुछ चैरिटीज़ का प्रोग्राम है, चैरिटी कर सकते जिसमें इंस्टेंट आपको खुशी मिले, कुछ सेवा का काम है जिससे आपको इंस्टेंट खुशी मिले। जैसे कि मान लीजिए कोई एक आइसक्रीम वाला है, आपने वहीं पे आइसक्रीम खरीदी, एक आइसक्रीम आपने खुद खाई और एक उसी जो कि आइसक्रीम सेलर है उसी को ही दिया कि ये लो मेरी तरफ से आपके लिए है। तो उस टाइम इतना सा एक्ट करने में भी आपके अंदर ऐसे हार्मोन जनरेट हो जाएंगे जो कि आप मतलब बहुत पैसे खर्च करके भी नहीं हो सकते थे। तो ये 5 या 10 रुपए का एक्ट का भी अगर आपने मन से किया किसी के लिए तो उसका भी आपको फ़ायदा हो सकता है। और एक चीज़ ऐड करना चाहूँगी मैं कि आप अपने इंटरेस्ट का कोई ना कोई काम ज़रूर करें। अगर डांस करके खुशी मिलती है, अगर ड्राइंग करके खुशी मिलती है, अगर कुछ क्रिकेट खेल के खुशी मिलती है, या जिस भी चीज़ में आपको खुशी मिलती है आप वो काम ज़रूर करें। इससे आपके हैप्पी हार्मोन्स ऑटोमेटिकली जनरेट होंगे। और एज अ ह्यूमन हम सबकी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि जो भी हमारे नज़दीकी हैं उनकी एक्टिविटीज़ पे, स्पेशली बच्चों की एक्टिविटीज़ पे, या जो भी हमारे नज़दीकी हैं उन पे थोड़ा ध्यान दें। अगर कहीं भी हमें ये अपने नज़दीकी लोगों की बातों में ये हिंट मिल रहा है तो उन्हें संवेदना से सुने, उनको थोड़ा टाइम दें, उनको इतना कंफर्टेबल इन्वायरमेंट दें ताकि वो आपसे खुल के उस विषय में बात कर सके, ताकि आप उनकी मदद करने में कहीं ना कहीं कारगर हों। चीज़ें रोकी जा सकती हैं, सिर्फ एक अवेयरनेस की ज़रूरत है और इस पे खुल के बात करने की ज़रूरत है। मैं अपने अगले वीडियोस में भी इसके बारे में कुछ और डिटेल में चर्चा करूँगी। तब तक आप हमसे कनेक्ट रहें, हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। अभी के लिए धन्यवाद, नमस्ते।